कैसे सब। आशा करता हूं कि लास्ट 2 माइंड मैप्स आपने देख लिए होंगे। सारे के सारे एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं आज के माइंड मैप में। तेरे भाई ने पूरी सेटिंग बिठाई है और फील्डिंग लगाई है। नहीं होगी यूनिट, नहीं मतलब डायमेंशन भी नहीं होगी। केल्विन याद रखना है ना, कई बच्चों को डिग्री सेल्सियस याद होता है, ऐसा यूनिट इसे मैं लिख देता हूं क्योंकि के तो बेवफा है, के तो किसी का भी हो जाता है। ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 5, तो कौन सी क्वांटिटी सबसे ज्यादा एरर में कंट्रीब्यूट करेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे सब। मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। आशा करता हूं कि लास्ट 2 माइंड मैप्स आपने देख लिए होंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित हुए होंगे। जी हां सर, तो स्वागत है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के माइंड मैप में। बेटा यहां पे वन शॉट लिखा है, वन शॉट का मतलब है वो 6-7 घंटे वाला वन शॉट नहीं है, माइंड मैप का वन शॉट है। यानी कि सारी की सारी चीजें अपन इस चैप्टर की सारे के सारे एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं आज के माइंड मैप में। बेटा मेरी बात सुन ले जल्दी से, मैं क्या कह रहा, मेरी बात सुन, माहौल नहीं बुला रहा, सच सच बात बोल रहा हूं। क्या कि यार आज के लेक्चर में कुछ देखे ना देखे बेटा, ये 4 की पॉइंट, 1 2 3 और ये 4 की पॉइंट देख के जाना। ये 4 की पॉइंट कुछ नोट डाउन करे ना करे, जो 4 की पॉइंट मैंने बताया ना, ये अपने नोट्स में जरूर से लिख लेना। भाई साहब 2024 में भी सवाल आया है। जी हां, 2024 में भी इस पे सवाल आया। हर 1-2 साल में इन चीजों पे सवाल आता रहता है कि कौन सी क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशंस, है ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, इस तरीके के। तो तेरे भाई ने पूरी सेटिंग बिठाई है और फील्डिंग लगाई है सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, तो ये जरूर से देख के जाना। ठीक है, ठीक है सर, ओके। चलो यार, तो फिर बिना देरी के ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है सर। तो चैप्टर है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसको अपन बोलचाल की भाषा में यूनिट्स डायमेंशंस भी बोल लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं, आपको पता है रिवाज क्या अपनी क्लास का। हाँ सर, की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि ये घर पे ही स्टूडियो है, कोई ऑब्जर्व करने वाला है नहीं, देखने वाला नहीं है। ऐसे मतलब जो स्टूडियो होते हैं, स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करो तो बाहर से एक बंदा ना सुनता रहता है कि भाई आवाज ठीक आ रही है कि नहीं, कि रिकॉर्डिंग सर ने शुरू की है कि ऐसे ही शुरू हो गए कैमरे के सामने। तो यहां पे तो सब मुझे ही देखना पड़ता है हिसाब किताब। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में बोलते हैं पीक्यू। एक मैंने आपको वेक्टर में बता दिया था, क्या, फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन द नीड ऑफ डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की नीड होती नहीं होती थी वो स्केलर, जिसको डायरेक्शन की नीड होती थी वो वेक्टर। अब वो मामला गया, वो हो गया। अब कुछ और फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनना मेरी बात, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यार जो नेचर है, इसके नेचर के जो अलग अलग खेल है, फिनोमेना है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, और लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, जो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जो मेजर हो सकती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जी हां, क्या इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं सर, इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं। क्यों? क्योंकि इमोशंस को मेजर नहीं किया जा सकता, इमोशंस को फील किया जा सकता है। प्यार, ईर्ष्या, है ना, गुस्सा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हम ऑलरेडी बहुत सारे देख चुके हैं, उनको मेजर किया जा सकता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री। अब बार बार मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, जेनजी है अपन तो, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, तो फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड। अब सुनो, बहुत बेसिक चीज है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों को पता है कैसे सिखाता हूं, जैसे इंग्लिश की एबीसीडी होती है। हाँ सर, ABCD EFGH अप टू XYZ, 26 अल्फाबेट से पूरी अंग्रेजी बन गई। जी हां, मेहरबान, कदरदान, साहिबान, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। वैसे ही जैसे 26 अल्फाबेट से पूरी इंग्लिश बन गई, वैसे ही लिखा है जस्ट लाइक ABCD ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वैसे ही 7, कितनी गिन लेता हूं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनसे दुनिया जहान की सारी क्या बन गई बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज बन गई है। लिखा हुआ है, जैसे ABCD एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देयर आर, ये विजिबल है ना, एकदम देख लेता हूं ये कलर। हाँ सर विजिबल है, विजिबल है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पता है सर कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। जी बॉस पता है। तो बेटा दुनिया जहान की सारी फिजिक्स, जैसे डिक्शनरी में जितने भी शब्द है, कैट, बैट, रैट, फलाना ढिमकाना, सब के सब बन गए ना, किससे? ABCD से, 26 से। वैसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से दुनिया जहान की सारी फिजिकल क्वांटिटीज बन गई। देखो आप, जंगल कितना ब्यूटीफुल है। आई मीन टू से देखो आप कि यार मतलब ये
कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 26 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश में? जी हां, सप्लीमेंट्री, इनकी मदद करने के लिए 2 और फिजिकल क्वांटिटीज है। हां सर, सप्लीमेंट्री। अच्छा, कई बच्चों को क्या लगता है कि ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज इनकी हेल्प करने के लिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 9 हो गई, 7 और 2 9। नहीं दादा, फंडामेंटल 7 ही है, उनकी हेल्प करने के लिए अलग से सप्लीमेंट्री है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये फंडामेंटल है। नहीं, ये सप्लीमेंट्री, ये सिर्फ 2 है। कौन कौन सी? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है पता आपको, रेडियन, इसकी स्टेरेडियन। इस पे भी सवाल बन सकता है, कैसा? वो सब आगे की पॉइंट में लिखा है। हाँ सर, 2 ही है बस ये। अब सुनो, अच्छा आगे क्या? ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा, ये लिखा है जिस पे सवाल बन सकता है। ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जो डायमेंशनलेस है, लेकिन फिर भी इतनी ढीठ है कि डायमेंशनलेस होने के बावजूद भी इनके पास यूनिट है। बोथ ऑफ देम आर डायमेंशनलेस बट स्टिल हैव यूनिट्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन रेस्पेक्टिवली। इसकी यूनिट रेडियन, इसकी स्टेरेडियन। डायमेंशनलेस है, जी हां, डायमेंशन नहीं लेकिन फिर भी यूनिट है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी, पेपर में पूछे क्या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, क्या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है? तो आप बोलोगे हां, 2 क्वांटिटीज ऐसी है जिनका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। जी हां, बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती है जिनके पास यूनिट नहीं है लेकिन फिर भी डायमेंशन है? तो आप बोलोगे नहीं। यानी यूं कह लो, मोटा मोटी यूं कह लो कि डायमेंशन नहीं है तो भी यूनिट हो सकती है। ये दोनों साक्षात आपके पास एग्जांपल है। डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकती है, लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगी। यूनिट नहीं मतलब डायमेंशन भी नहीं होगी। हाँ गुरुजी, यार ये क्लास में पढ़ा भी था और टकाटक रिवाइज हो भी गया। ठीक है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, जो इनसे डिराइव फंडामेंटल, जैसे कैट, बैट, रेट, ये क्या है? जैसे CAT अल्फाबेट से निकाल लिए, बैट BAT अल्फाबेट से बना दिए। वैसे ही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से जो क्वांटिटीज डिराइव हो रही हैं वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल पर निर्भर कर रही। फंडामेंटल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करे। PQs derived from fundamental physical quantity, derived physical quantity depends on fundamental physical quantities. Done. एग्जाम्पल, अरे भते दुनिया में इनको छोड़ के सारी जो फिजिकल क्वांटिटी, इनको छोड़ के सारी जो फिजिकल क्वांटिटी, वो सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है मित्र। वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा, फलाना ढिमकाना। हाँ सर, मैं हट रहा साइड में, आप मेरे को देख के बताओ यार, एकदम मतलब टकाटक डन हो गया, फिर अपन चलते हैं आगे। ओके बॉस, देखो मैं, अच्छा अब सुनो, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब सुनो, मैग्नीट्यूड की तह तक चलते हैं, मैग्नीट्यूड की तह तक चलते हैं। यानी मैग्नीट्यूड में होता क्या? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ पीक यानी फिजिकल क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। जी हां, 2 चीजें। कौन कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जी हां, तो 2 चीजें, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। मैग्नीट्यूड मिलकर बना न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। फॉर एग्जाम्पल फील कराता हूं, जैसे मैं लिख दूं 5 किलो आलू, 5 किलो आलू है ना, 2 किलो प्याज। तो अब आप बहुत ध्यान से समझना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। मान लो मैं लिख दूं 10 मीटर पर सेकंड, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में 2 चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आई मीन टू से दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सर अधूरे तो हम हैं उसके बिना। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना। और आपको एक बात याद रखनी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बॉस? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट यानी n इनटू u जो होता है ना बेटा, ये कांस्टेंट रहता है। मैं भी आपको बकायदा एग्जांपल देके भी बताऊंगा, सब कुछ है, सब पूरी फील आएगी। nu बराबर कांस्टेंट, हाँ सर हमको याद है। तो nu बराबर कांस्टेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। इसका एग्जांपल मैं दूंगा अभी, समझ लो पहले तो, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कांस्टेंट रहता है, यानी n1 u1 बराबर n2 u2। अब nu कांस्टेंट है तो बेटा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, u इधर चला गया, हाँ सर, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u बोल लो, या u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बोल लो। तो n वर्सेस u या u वर्सेस n ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ मेरी जान, हाँ सर बिल्कुल सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। अब nu तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी तिगड़म बिड़ाते रहो, आप कुछ भी करते रहो, चाहे n बढ़ा दो u घटा, n इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। नीट के सन की बुड्ढे ने बोल दिया, अगर आपसे पूछ लिया, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, एन यू वर्सेज एन, भाई एन बढ़ा रहे हो, एन यू वर्सेज यू, यू बढ़ा रहे हो घटा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, एन यू कॉन्स्टेंट है, एन यू कॉन्स्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देने वाले थे एन यू बराबर कॉन्स्टेंट वाला, मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे 1 किलोमीटर और 1000 मीटर सेम है, 1 किलोमीटर एंड 1000 मीटर आर सेम,
न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ गई, 1 से 1000 हो गई, 1 से 1000, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, तो एक दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, है ना। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई तो यूनिट छोटी हो गई, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी, तो देखो यूनिट छोटी हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगेन 1 से 1000, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, किलोग्राम से ग्राम, यूनिट छोटी हो गई। 1 डे इक्वल्स टू 86,400 सेकेंड, 1 का 86,400, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, यूनिट छोटी हो गई। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 का, अच्छा हाँ सर समझ गए कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो रही तो यूनिट छोटी हो जाएगी, एंड वाइसा वर्सा। इसको याद रखना, इस पे सवाल पूछ सकता है मैटर साइड में, इसको देख लो और अपन चलते दादा आगे, ठीक है। ओके बॉस, टगाटक है एकदम, सब कुछ क्लियर है मालिक। हाँ जी साहब, चलो लेट्स मूव अहेड। अगला यार, ये आपको पता होना चाहिए, वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। एक मिनट बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस है ना ये, हाँ सर। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, मास की एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना, पता होगा, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, यस सर। मास का एसआई यूनिट मीटर, लेंथ का किलोग्राम। ओ भैया गुरुजी लिटिल लिटिल उल्टा कर दिया। हाँ बॉस, उल्टा कर दिया ना यहाँ पे अपन, आप समझ गए? नहीं तू नहीं समझा, अरे उल्टा हो गया ना बॉस, यहाँ पे लेंथ ले लेते, अब ठीक है, अभी ठीक है भाई, यहाँ पे मास ले लेते, कोई दिक्कत, कोई शक नहीं सर। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन याद रखना है ना, कई बच्चों को डिग्री सेल्सियस याद होता है, एसआई यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये है उनके सिंबल्स, ये है उनके सिंबल्स, और ये उनके डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में अगर आगे अपन देखेंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए इनके डायमेंशन की। लेंथ का देखो, फिर से ठीक कर देता हूं यहाँ पे, मीटर, ये थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे, इसको ठीक कर लेंगे। किलोग्राम, ये हो गया मास का डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ का हो गया कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी, करंट का कैपिटल ए, टेम्परेचर का के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एमओएल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी। याद रखेंगे? अरे सर याद है तो बहुत अच्छी बात है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पता है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस दुनिया में भांति भांति प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, अपने को तो बस 3 पता होने चाहिए। जैसे सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लेंथ का जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम, मास का हो गया ग्राम, टाइम का सेकेंड। एफपीएस लेंथ का फीट, मास, यार यहां पे भी गड़बड़ है, एक मिनट, यहां पे भी गड़बड़, अभी इसको ठीक कर देता हूं। फीट, मास हो गया आपका पाउंड, हाँ सर अब ठीक है, और लेंथ हो गया आपका फीट। अब सही, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं। मास का यूनिट हो गया पाउंड, और लेंथ का यूनिट हो गया फीट, और टाइम का हो गया सेकंड, हाँ सर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। एमकेएस, मास का हो गया किलोग्राम, है ना, लेंथ का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकंड, हाँ सर ये मालूम है, तो पता होना चाहिए। अच्छा, पेपर में पूछ लिया कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम है, तो बेटा दैट इज टाइम। देखो सीजीएस में भी सेकंड, एफपीएस में भी सेकंड, एमकेएस में भी सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर ये तो पता है, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, पाउंड, फीट, अरे सब बताएगा तेरा भाई, टेंशन नहीं लेनी है, बस ये पता होना चाहिए कि सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है, मास ग्राम में मेजर हो रहा है, मतलब यूनिट जो है, रेफरेंस जो है ना। हाँ सर, एफपीएस में क्या रेफरेंस है एमकेएस में क्या रेफरेंस है? एमकेएस और एसआई में कोई खास फर्क नहीं है। एमकेएस में हम सिर्फ 3 चीजों की बात करते हैं, मास, लेंथ, टाइम। एसआई में हम सबकी बात करते हैं, 7 क्वांटिटीज की बात करते हैं। डन। ये कुछ आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, या यूं कह लो कि कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, ठीक है। 1 फीट में 0.3 मीटर, 1 पाउंड में 0.54 केजी पता होंगे वैसे तो आपको, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि भाई माइंड मैप तो वही पढ़ना आ रहा है जिसने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। कई बच्चे भाई इतने खतरनाक, इतने जोशीले नौजवान, इतने तेजस्वी लोग, पता है क्या बोलते? बोले सर हम, जैसे मान लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेट सपोज 9-10 लेक्चर में कंप्लीट होता है, 1.5-2 घंटे के 9-10 लेक्चर्स लगते हैं कंप्लीट करने में, मतलब 2 घंटे के 10 लेक्चर, मतलब आप लगा लो कि कितना हो गया, 20 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। बच्चे क्या बोलते हैं? बोले ये जो सर 1-1.25 घंटे का जो माइंड मैप है, हम 20 घंटे के लेक्चर ना देखें, सिर्फ ये माइंड मैप देख ले तो हम नीट क्लियर कर लेंगे। बेटा यार ऐसा मत करो मेरी जान, ऐसा मत करो, ऊपर वाले से तो डरो, ठीक है। तो माइंड मैप्स आर मेंट फॉर क्रिस्प रिवीजन फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये चैप्टर, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, ये जग जाहिर है ना, ठीक है। ईवी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1 ERG 10⁻⁻7 जूल,
1 न्यूटन 10 की पावर 5 9, 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, यानी अगर आप लाइट की स्पीड से चलोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चल रहा है, या लाइट की ही बात कर लो, तो लाइट जो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। वैसी हॉर्स पावर, डे, आर का सेकंड, किलोवाट आर का जूल्स, एंगस्ट्रॉम, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर। मुझे पर्सनली ये सारे कन्वर्जन याद है, आपको भी याद होने चाहिए, सीधी बात। मतलब यार सुनो, जो चीज मुझे याद होगी वही मैं आपको फोर्सफुली बोल सकता हूं कि याद करनी है। भाई जो मुझे ही याद नहीं होगी तो फिर मतलब आप समझ रहे हो, गड़बड़ है। मुझे तो याद है सारी वैल्यूज, आपको भी पता होनी चाहिए। देख लो भाई, चले आगे। हाँ सर आगे चलो, आगे बढ़ो। अब देखो सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमारे जहन में बसी हुई होनी चाहिए। जैसे जैसे स्पीड वेलोसिटी की पता है, स्पीड बाय वेलोसिटी नहीं, स्पीड या वेलोसिटी स्लैश वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फोर्स का न्यूटन, एनर्जी का जूल, वर्क का फोर्स इंटू एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर जो कि जूल ही होता है, पावर का वॉट या जूल पर सेकंड, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको प्यार से पास्कल बोलते हैं, टॉर्क का न्यूटन मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट एफ बराबर के एक्स कि हो गया एफ बाय एक्स, न्यूटन पर मीटर। बेटा ये यूनिट्स याद रहेंगी ना तो तेरा पेपर में समय बचेगा और तेरे को खुद पे भरोसा बैठेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तेरा। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे जीवन में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पेपर में टाइम बचता है। फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड या हर्ट्ज हो गया, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हाँ सर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, रेजिस्टेंस ओम, कैपेसिटेंस फेराड। यहां पे मैं सब ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। जब भी पेपर में स्पेसिफाई नहीं होगा तो हम कौन सी यूनिट मानेंगे बेटा, एसआई यूनिट। जी बॉस, कैपेसिटेंस का फेराड, इंडक्टेंस का हेनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास में बतलाया होगा आपको, फोर्स बाय चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम, एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, वो जो इलॉन मस्क की कंपनी है ना, मतलब समझ गए ना टेस्ला, हाँ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, बिल्कुल सर ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर इसी कंसेप्ट पे काम करती है। आपने अभी नहीं पढ़ा, आप 11th में है तो आप 12th में जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, ये सब कैसे काम करते हैं। मैं हटता हूं साइड में इस आशा के साथ कि आप ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स अपने जहन में बसा के रखेंगे। सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, अरे सर यार दुखती रग पे हाथ रख दिया। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास में आपको कम से कम ना 60 एक लगभग 60 डायमेंशंस डिराइव करवाए जाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 के 60 डायमेंशंस याद रखो। कुछ डायमेंशंस आपके टीचर आपको बोलते हैं कि याद रखने, बाकी सबके डेरिवेशन आपको आने चाहिए कि पर्टिकुलर डायमेंशन कैसे आया, और कुछ कुछ डायमेंशंस ऐसे जो आपको एकदम जबान पे होने चाहिए, क्योंकि बोलो जुबा केसरी है ना, सही बात है। हाँ सर, टिप्स पे होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कुछ डायमेंशंस, उनमें से कुछ यहां पे लिखे हुए। अगर आपसे सारे याद नहीं होते तो एटलीस्ट कुछ मेन तो आपको याद होने ही चाहिए। सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, एरिया का, वॉल्यूम का, अब मैं बोल के नहीं बता रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कौन कौन सी एरिया वॉल्यूम है, एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब हो गया ना, स्पीड या वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का चलो बोल देता हूं, एक्सेलरेशन का LT-2, मोमेंटम का MLT-1, डेंसिटी ML-3, फोर्स MLT-2, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यस स्ट्रेस, अच्छा प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बहुत सारी चीजें जिनके डायमेंशंस मिलते जुलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो भाई ने इसीलिए तो फील्डिंग लगाई है, सेटिंग बिठाई है, आगे जाके आपको पता चल जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना। कहा गया वो एनर्जी डेंसिटी वाला, हाँ सर है ना। अभी देखो जैसे एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस के बराबर है, सब पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको 4 की पॉइंट लेके आया हूं, है ना, एनर्जी वर्क, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम है, ML2T-2। पावर का हो गया फ्रीक्वेंसी, टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो मान लो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नहीं आता तो एटलीस्ट डिराइव करना आना चाहिए हर एक डायमेंशन। भूल गए, मान लो भूल गए पेपर में, फिर क्या करेंगे? तो बेटा फॉर्मूला तो एवरग्रीन है ना, F=GM1m2/r²। और नीट का पेपर तू ऐसा तो नहीं ना कि 11वीं के बाद ही देने जा रहा है। भाई 11वीं के सारे चैप्टर पढ़ेगा, सारे फॉर्मूले पढ़ेगा, 12वीं के सारे चैप्टर पढ़ेगा, सारे फॉर्मूले पढ़ेगा, उसके बाद ही तो नीट देने जाएगा ना। हाँ सर, तो मैं तो क्या कहता हूं कि जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ये फिजिक्स का मेन्यू कार्ड है। जैसे होटल का एक मेन्यू कार्ड होता है, सारी डिशेस लिखी हुई होती है, ऊपर से एक बार देख लेते हो डिशेस, लेकिन असली डिश का स्वाद तो तभी पता चलता है जब हम उसको चख के देखते हैं। हाँ सर, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज 11th का जो बच्चा उसने 12th के चैप्टर तो पढ़े नहीं, तो एक तरीके से वो फिजिक्स का मेन्यू कार्ड देख रहा है। और उसको स्वाद कब आएगा? जब वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेगा, पर्टिकुलर फॉर्मूले का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेगा। ओके,
एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम है ml2t-1, तो जिनका सेम है मैंने साथ में लिख दिया। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, है ना। ये सारे कुछ डायमेंशन से जो याद होने चाहिए। सर इसमें से भी बता दो जो हम भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, भूल गया तो मास इनटू वेलोसिटी, पर ये पता होनी चाहिए, समय बचता है। फोर्स, प्रेशर या स्ट्रेस, एनर्जी, वर्क, पावर, फ्रीक्वेंसी, टॉर्क, ये तो डिराइव चलो हो जाएंगे, पर मतलब वैसे तो ये आपको याद होने चाहिए, मक्कारी मत करना। लेकिन इसमें से भी सर वो फॉर्मूले, मतलब वो डायमेंशनल फॉर्मूले जो एकदम जबान पे होने चाहिए, रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछ ले तो हम बता दें, ठीक है। ये देख लो, ओके। बाकी डिराइव करने तो आने ही चाहिए, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा, वीन्स कांस्टेंट, ये हीट में आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। गैस कांस्टेंट केमिस्ट्री में आता ही है। नहीं याद हो रहे कोई बात नहीं, मैंने जो हाईलाइट की इतना तो कर लेगा ना जीवन में, कि जितने मैंने हाईलाइट की उतने तो याद हो जाएंगे। सर बाकी का फॉर्मूला आना चाहिए, तेरे को फॉर्मूला नहीं आता तो याद कर, लिख लिख के बोल बोल के याद कर, सीधी बात, नो बकवास। ये हो गया। ये 12th के, ये जितने भी है ना अभी तक जितने भी दिख रहे हैं आपको, अच्छा इसमें से कौन सा और 12th का है? स्टीफन नहीं, थर्मल नहीं, वीन्स नहीं, बोल्ट्जमैन भी आ जाता है अपने इसमें 11th में केटीजी में। रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, सहले के थोड़ा। बाकी ये सब मेनली 12th के। चार्ज का पता होना ही चाहिए दादा, 80, हालांकि करंट बराबर चार्ज बाय टाइम से आ जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, ईएमएफ एक ही बात है। मतलब क्या डिफरेंस हो तो 12th में देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, परमिटिविटी, परमेबिलिटी। बेटा परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है ना, फ्री स्पेस की। परमेबिलिटी म्यू नॉट है ना, ठीक है। सर ये अगर हमें याद नहीं है तो बेटा इनको डिराइव करना आना चाहिए। वैसे मैं तो कहता हूं कि मैं जिस पे हाईलाइट कर दूं बेटा एटलीस्ट वो तो पता होना ही चाहिए। एक तो ये, इन दोनों में से एक तो याद होना चाहिए, और बाकी अच्छे बच्चे ये भी याद कर लेते। तो मैंने जिन पे हाईलाइट कर दिया एटलीस्ट आप उतने तो याद कर लो, और बाकी डिराइव कर लो फॉर्मूले से। फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला चलो मैंने तुम पे एक एहसान किया कि भाई जो हाईलाइटेड है वो तो रटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और भी डायमेंशनल फॉर्मूले, लेकिन ये ज्यादातर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मैं हट रहा हूं साइड में, देखिए इसको, चलेंगे फिर आगे। अच्छा एक फॉर्मूला याद रखना, देख लिया क्या? हाँ सर, अरे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला मैंने आगे लिखा है क्या? नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं, जगह तो दिल में होती है। हे भैया देखो C बराबर, C क्या है बॉस? स्पीड ऑफ लाइट है। बाकी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पता ही है, ये पता होना चाहिए यार बेटा, है ना, ये मालूम होना चाहिए सबको, ठीक है। हाँ सर, ये फॉर्मूले पे भी सवाल बन जाते हैं कि 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? जो स्पीड ऑफ लाइट का होगा LT-1, है ना। ये सर पूछ भी चुका है इस पे सवाल। आगे चलते यार, सुनो अब, चलो मेरे साथ देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं ना तब मैं सारे डायमेंशंस डिराइव करवाता हूं। अब ऑब्वियसली तो माइंड मैप है, अभी डिराइव तो करवाऊंगा नहीं एक एक। टाइम का जो डायमेंशन है T √LC। अब L क्या है सबको पता है यार, इंडक्टेंस है। C क्या है, चलो मैं लिख देता हूं। R क्या है? R है रेजिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो हमने पीछे देखा। C क्या है? कैपेसिटेंस है, ओके बॉस, है ना। L क्या है? इंडक्टेंस है, पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट इस पे सवाल आ चुके हैं, कम से कम इस पे एटलीस्ट मैं आपको बताऊं बेयर मिनिमम 3 PYQ तो मुझे अभी याद आ रहे हैं जो पूछ चुका है इस पे अलग अलग साल में, है ना। L/R का डायमेंशन टाइम के बराबर, √LC का डायमेंशन टाइम के बराबर, RC का डायमेंशन टाइम के बराबर। ये M क्या है? M मास है, और K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। पता होना चाहिए इसको। इस आज के माइंड मैप में तू कुछ घर लेके जाए या नहीं जाए, सर हम तो घर पे ही हैं, मेरे कहने का मतलब है कुछ इसका सार निकाले या नहीं निकाले, बेटा ये 4 की पॉइंट जो है ना इसको तो अपनी कॉपी में लिख ही लियो, ठीक है। देख लिया? हाँ सर, यही नहीं, अभी और सुनिए। एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही है। कौन सा पता आपको? ml-1 T-2, यही होता है ना। प्रेशर फोर्स mLT-2/2, हाँ यही होता है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है पता है आपको? एनर्जी डेंसिटी क्या होता है मालूम है आपको? एनर्जी बाय वॉल्यूम। अरे नहीं पता? अरे सर पता है सर यार, एनर्जी बाय वॉल्यूम। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन बेवकात होता है, डायमेंशनलेस होता है। B²/2 म्यू नॉट, ये B मैग्नेटिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ½ एप्सिलॉन नॉट E²। ये सब एनर्जी डेंसिटी है। ये B क्या है? अरे लिखा हुआ है ना पीछे, B मैग्नेटिक फील्ड है।
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के डायमेंशन किसके बराबर है बॉस? एनर्जी डेंसिटी के बराबर, याद रखियो। चल मैं हट गया साइड में, मैं हट गया साइड में, हो गया? यस सर हो गया। चलो भाई, एनर्जी ml2t माइनस टू ml2t माइनस टू, एक सेकेंड, वर्क सेम ml2t माइनस टू, टॉर्क q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये वी वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है रे बेटा, ईएमएफ है ना, और q क्या है? चार्ज है। पीवी, अरे पीवी बराबर एनआरटी वाला होता ना, वो है, लिख देता हूं फिर भी पता चले कि p को मोमेंटम लिख रहा है, v को कुछ तो भी वेलोसिटी लिख रहा है, ठीक है। पीवी बराबर एनआरटी, पीवी का डायमेंशन एनआरटी का डायमेंशन, क्यूवी टॉर्क वर्क, हाफ सीवी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर, क्या है? ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिख दे रहा बेटा, याद होना चाहिए, है ना। फ्री फंड में इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, जीवन में और क्या चाहिए यार, है भैया। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और बताओ सर, और तो सब बढ़िया। अरे और बताओ, मतलब और बताओ, ये क्या है? ये है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। बड़े फ्री हो रहे हो तुम तो। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है ये, हाफ एल आई स्क्वायर, एल क्या है? इंडक्टेंस, आई क्या है? करंट। हो सकता है आपने 12th के अभी जो चैप्टर है वो नहीं पढ़े, आप 11th में, तो सुन के अजीब लगे, लेकिन ये काम आएगा, डायरेक्ट सवाल बन जाएगा आगे के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। हाफ सीवी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर, वर्क टॉर्क क्यूवी पीवी एनआरटी, ये वीआईटी आई स्क्वायर आरटी, वी स्क्वायर बाय आरटी क्या है? ये सब 10th क्लास में पढ़ा था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हाँ यार कुछ याद तो आ रहा है मालिक। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग 10th क्लास में पढ़ा था सर, लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, अरे कोई बात नहीं यार। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग 10th क्लास में, हाँ सर। V है पोटेंशियल, I है करंट, T है टाइम, R है रेजिस्टेंस, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी, हाँ सर। तो ये सब पता होने चाहिए ही चाहिए। देख लो एनर्जी के डायमेंशंस, मतलब पेपर में पता क्या करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, 4 ऑप्शन दे देगा, हर ऑप्शन में 2 2 3 3 4 4 क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन। एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, ऐसे 4 ऑप्शन। तो जब पता होगा, टेबल दिमाग में छपी होगी कि वर्क टॉर्क क्यूवी पीवी एनआरटी, है ना, एनर्जी के बराबर हाफ सीवी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले तो पेपर में सवाल करने में बाकी बच्चों के मुकाबले तुम्हें बहुत कम समय लगेगा। इसको देख लो, चलते हैं आगे। ओके सर, डायमेंशनलेस, यहां पे बहुत सारी चीजें डायमेंशनलेस है। अब मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि माइंड मैप है, वो आपको क्लास में एक्सप्लेन हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पता होनी चाहिए। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है, यानी m0 l0 t0। तो एक बार मेरे कहने से ना आराम से इसको पॉज करके ये टेबल याद कर लेना दोस्त। इसके कोई किसी, मान लो क्यू फैक्टर है, अब उसका फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, एटलीस्ट दिमाग में हो कि डायमेंशनलेस है। क्योंकि बेटा 2024 में ही सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है सेम डायमेंशंस। उनमें 2, एक स्ट्रेन दे दिया था और एक कुछ तो भी शायद एंगल वेंगल दिया था। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है। तो ये कितनी क्वांटिटी? 12 है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से रिलेटिव डेंसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 क्वांटिटीज है। फ्री फंड में जब इतनी बढ़िया चीज मिल रही है, एक साथ लिखा हुआ सब कुछ मिल रहा है, माइंड मैप का मतलब ही यही है, एक साथ कंसाइज तरीके से हमको बढ़िया कंटेंट मिल जाए रिवीजन के लिए, है ना। इन एक एक को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप अभी के लिए एज ऑफ नाउ ये नाम याद रख लीजिए, वो ही काफी है, ठीक है, कि ये डायमेंशनलेस है। देख लो इसको, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन निकालना अच्छी बात है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशन निकाल के हम क्या कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशन तो सीख लो। 3 एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों पे सवाल बनते हैं, देख लो। टू चेक, पहला, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब क्या है? डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में जो सारी टर्म्स आ रहे, क्या उनके डायमेंशन सेम है? अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आने वाले सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम है, तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। जैसे s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप 3 टर्म्स पाएंगे, यहां पे सुनना बहुत ध्यान से, s ut एटी स्क्वायर हाफ, ये नंबर वगैरह सब डायमेंशनलेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, पता होगा, हाँ सर। s यानी डिस्प्लेसमेंट, l ut वेलोसिटी इनटू टाइम, lt माइनस 1 इंटू टी, l एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, ये भी l। तो यहां पे तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है, समझना। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई।
ये क्या लिखा है सर यहाँ पे? अरे सब बता रहा हूं भाई, ये नीचे वाली चीज को भूल जा। इधर देख, वी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, एस, ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्प्ले। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, यू वी वेलोसिटी है, एस डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन है। पढ़ा हुआ होगा चैप्टर तो मालूम होगा। हाँ सर, तीनों के डायमेंशन सेम है और वो है L2 T - 2, तो ये क्वेश्चन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब मैंने चुपके से क्या किया, यहां से ये हाफ चुरा लिया और यहां से ये 2 चुरा लिया, हटा दिया। स्टिल अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस नंबर के जाने से। हाफ की जगह में 1/12 लिख दूं, हाफ की जगह में 4 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली यहां से 2 चुरा लिया, अभी भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था स्कूल में 9th क्लास में? नहीं सर, ये फॉर्मूला नहीं था, ये था। अब आप देखो, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, ये अच्छा हमें सिखा रिया है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन बचपन में हमने सही फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ाओ, तो ये सही फॉर्मूला, ये गलत फॉर्मूला। इसका मतलब समझो सही गलत हम कैसे बोल रहे हैं। डायमेंशनली करेक्ट होने से इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं हो जाती है। तो यहां पे लिखा है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट। भाई ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये वाली न्यूमेरिकली करेक्ट है। न्यूमेरिकली करेक्ट मतलब जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा क्या? नहीं सर, इसको करेगा। तो डायमेंशनली करेक्ट होने से गारंटी नहीं कि न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी ही होगी। लेकिन सुनो, अगर इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है, इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी। तो वही लिखा हुआ है, बट अ न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। तो 100 बात की एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा हुआ है, डायमेंशनली करेक्ट है तो मे और मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट, बट इफ इट इज न्यूमेरिकली करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। इस पे बनता है सवाल 100%, 100%। देख ले, पहला एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देख लिया? हाँ सर देख लिया। कंटिन्यूएशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैं देसी भाषा में ऐसे बोलता हूं, गधे के साथ गधा, आलू के साथ आलू, भालू के साथ भालू, घोड़े के साथ घोड़ा। मतलब ये कि यार इन अ डायमेंशनल इक्वेशन, किसी इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब होता है ना LHS बराबर RHS, तो इक्वेशन में डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। यानी कि अगर कोई इक्वेशन है ना बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और एक चीज और सुन लो, आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, उन्हीं क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम हो, है ना? तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, है ना? सुनना, ओनली दोज क्वांटिटीज, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtracted, है ना? whose dimensions are same। आप ऐड सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटीज को कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम है। जी हाँ, मैं बोलूं 5 किलो आलू प्लस 2 किलो प्याज, गुरुजी आलू प्याज की सब्जी बना रहे हो क्या? 5 किलो मटर प्लस 2 किलो पनीर, गुरुजी सब्जी थोड़ी बनानी मटर पनीर की। मैं बोलूं 5 किलो आलू प्लस 2 किलो प्याज, कितने किलो आलू? आप बोलोगे कैसी बात कर दिया, मतलब वही चीज। मैं बोलूं 10 न्यूटन फोर्स में से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हटा दो, कोई सेंस है इस बात का? नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस बात है। तो इसीलिए किसी ने सही कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions are same, बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। लेकिन सर व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में खुली छूट है, फुल फ्रीडम, फुल लिबर्टी। क्या आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करो अलग अलग फिजिकल, अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज का, कोई वांदा नहीं है। क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस, क्वांटिटीज ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस क्या अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है? ना 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 ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है। क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, कैन बी मल्टीप्लाइड और
डिवाइडेड, बोलो बॉस 12 रुपए में आपका सॉस। हाँ सर ठीक है सर, समझ गए सर, है ना। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, अरे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, साक्षात मास का अलग डायमेंशन, एक्सेलरेशन का अलग डायमेंशन, स्टिल ये मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। डिवाइड, अरे डिवाइड अभी करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन अलग, वॉल्यूम का अलग, फिर भी आप डिवाइड कर पा रहे हो। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि यार फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन अलग अलग है, आप उनको सिर्फ अलग अलग है, आप उनको सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड सब्ट्रैक्ट वही होंगे जिनका डायमेंशन सेम है। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो दो फिजिकल क्वांटिटीज है पी एंड क्यू, इनके डायमेंशन अलग अलग है, डायमेंशंस अलग अलग है, डिफरेंट डायमेंशंस, पी एंड क्यू डिफरेंट डायमेंशंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिफरेंट डायमेंशंस। क्या पी प्लस क्यू सेंस बनाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। अलग डायमेंशन है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। क्या पी माइनस क्यू सेंस बनाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। अलग डायमेंशन है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। क्या पी बाय क्यू या पी इंटू क्यू सेंस बनाएगा? यस, दे कैन बी मल्टीप्लाइड। क्या पी बाय क्यू सेंस बनाएगा? यस, दे कैन बी डिवाइडेड। तो आशा करता हूं कि ये वाला एप्लीकेशन, पूरा फर्स्ट एप्लीकेशन टकाटक आपको समझ में आ गया होगा। देख लो इसको, फिर अपन चलेंगे आगे। यस बॉस, बिल्कुल सही है, टकाटक एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट हो गया टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, उसमें की पॉइंट भी बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बता दिया, ये भी बता दिया कि क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके डायमेंशन सेम है। ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब डायमेंशन सेम है। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वोल्टेज हाई है, गर्मी लग रही है, तापमान थोड़ा कम कर लेते हैं। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। सेकंड, कुछ याद आ रहा है? डिराइविंग द रिलेशनशिप अमंग्स द फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ याद आया? जल्दी बताओ। हाँ सर याद आया, पढ़ा है। आते बेटा इस पे सवाल है ना। इसमें फिजिक्स नहीं, मैथ्स और लॉजिक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत बेसिक घिसा पिटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या? इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, देन डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ये बोल रहे हैं कि हम बेटा आपका रिलेशनशिप काम आए ना आए, ये जो मैं रिलेशनशिप सिखा रहा हूं ये बहुत काम आने वाला है, समझना आप मेरी बात, ठीक है। तो यार इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो मेरी बात, चलो मेरे साथ, जंगल कितना ब्यूटीफुल है। टी जो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से ही लिख सकते हो, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ सकता। लेंथ की पावर ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बी। आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन वाले हिसाब किताब चलेगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है, वो आगे सब मैं आपको बताऊंगा, लिखा हुआ है। खैर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ की कितनी पावर मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया लेंथ की पावर ए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी पावर मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया अभी। अब इसका टाइम का डायमेंशन क्या हो गया ऐसे लिख सकता हूं, m0 l0 t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल L, इसकी पावर हो गई ए। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम में एक्सेलरेशन आ रहा है, LT -2 एक्सेलरेशन की पावर बी। अब हमने क्या किया, सुनो बहुत ध्यान से, यहां पे हमने बोल दिया m0 l0 t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर कितनी होगी। देखो यहां पे m की तो पावर है नहीं, तो छोड़ो, L की पावर कितनी होगी, a, L की पावर b, तो L की पावर a इंटू L की पावर b कितना हो गया बॉस, L की पावर a प्लस बी। हाँ, तो L की पावर a प्लस बी आ गया जी गुरुजी। फिर t की पावर कितनी होगी, -2b। अब आपको दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक मिनट मैं इनको सबको ना इधर खसका देता हूं, जगह तो दिल में होती है गुरुजी, आप कहते हो। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड में भी होती है। इधर देखो, पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अरे हाँ सर ये सब पढ़ा हुआ है, क्या मतलब आप हमको क्या मतलब एकदम ही खत्म समझते हो क्या? पता है हमको, डायमेंशन लेफ्ट के लिख लिए, राइट के लिख लिए, पावर कंपेयर, L की पावर a प्लस बी, टी की पावर -2b। अब कंपेयर करो, L की पावर, मास इधर है ही नहीं, छोड़ो जाने दो। L की पावर 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू L की पावर कितनी, a प्लस बी, तो एक बार लिख लिया a प्लस बी। टाइम की पावर कितनी है 1, और यहां पे टाइम की पावर कितनी है -2b, तो यहां पे लिख लिया -2b। यस सर, हो गया सॉल्व। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वैसे तो डायरेक्ट ही हो गया यार। b की वैल्यू कितनी आई, -12 आ गई ना, b की वैल्यू कितनी आ गई, -12,
और यहां से b की वैल्यू -½ फेंक के मारी तो a की वैल्यू कितनी आ गई, +½ आ गई। जी गुरु जी, अरे b की वैल्यू -½ आ गई, b की वैल्यू -½ रखी, a की वैल्यू +½ आ गई। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a हो गया ½ और g की पावर b हो गया -½ है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, समझ में आया क्या? √l g की पावर -f मतलब g की पावर -½ मतलब 1/√g। अरे 1/√g ही तो g की पावर -½ होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अरे इनको एक ही छत के नीचे ले लो ना, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g। पहले आप यहां तक देख लो, समझ लो। हाँ सर हमने क्लास में किया है सर, ये ऐसी क्या बात है ना। ठीक है बॉस, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g। अब बस इतना ही रिलेशनशिप आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हो। इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है। वैसे मैं हकीकत आपको बता दूं, यहां से जब आप आगे जाएंगे ना बेटा, आगे जाने का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2π आएगा। तो क्या हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यही डायमेंशनल एनालिसिस की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी खामी है। हाँ सर, ये क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, नॉट बाय डायमेंशनल एनालिसिस बट बाय एक्सपेरिमेंट। ये आपको क्लास में बताया गया होगा। नॉट बाय डायमेंशनल एनालिसिस से आप सिर्फ यहां तक पहुंच सकते हो। ये भी एक ड्रॉबैक है किसका डायमेंशनल एनालिसिस का। मैंने सारे ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। नॉट बाय डायमेंशनल एनालिसिस बट बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके बार बार वैल्यूज निकाल के बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो गया, एक नजराना, एक एप्लीकेशन किसका बेटा, देख लो इसको, इसका एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन हो गया आपके सामने। यस सर, एक मतलब मैंने तो एग्जांपल से ही समझा दिया है ना इसको, क्योंकि इसकी कोई थ्योरी नहीं है सेकंड पोर्शन की, इसको ऐसे ही समझाया जाता है। सेम गोज विद थर्ड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स याद है आपको? हाँ सर बिल्कुल सर याद है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें, और मैं आपको इसकी निंजा टेक्निक बताने आया हूं, सच में भरोसा करो यार, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ड्यूरिंग मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगा। टू द पॉइंट मतलब जो तरीका हर तरीके के सवाल पे काम करेगा, जो टेक्निक हर तरीके के सवाल पे काम करेगी, सिर्फ उसी की बात बताऊंगा। ये नहीं कि एक ट्रिक बता दी जो सिर्फ एक या दो सवाल में काम कर रही है, लेकिन आपको पेशेंटली सुनना पड़ेगा, या वो क्लास में बताई जाती है, सुन लो, रिवाइज कर लो इसको। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपको याद रखना है कि भाई n1 बराबर n1u1 बराबर n2u2 होता है। इसको भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं। लेट्स लर्न बाय एन एग्जांपल, है ना, लेट्स लर्न बाय एन एग्जांपल, लेट्स लर्न बाय एन एग्जांपल, है ना, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है। किसमें बेटा, किसमें? ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, पहला एप्लीकेशन, दूसरे, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, है ना, दूसरे और तीसरे में स्पेशली, तो इसको एग्जांपल लेके ही समझाया जाता है। सुनो, यहां पे हमने बोल दिया कि यार हमें कन्वर्ट करना है, हमें पूछा गया है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू, या पहले मैं न्यूटन और डायन वाला खेल खेल लेता हूं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन। ये वो वाली डायन नहीं है, ओ स्त्री कल आना, ये डायन नहीं है हिंदी वाली, ये डायन है ना। ठीक है, अब सुनो, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन। गुरुजी पहले क्लियर कर दो, तो ये सवाल है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। बात किसकी हो रही, खुद से सवाल पूछो। क्या पूछा है? पूछा है कि एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट हो रहा है। ये सर, तो किसके यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है, खुद से पूछो। किसके यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है, खुद से पूछो। फोर्स के, मैं कह रहा हूं किसके यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स की यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है। तो फोर्स की यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है। यस सर। अब खुद से पूछो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसकी यूनिट कन्वर्ट हो रही, मैं आपको निंजा टेक्निक बता रहा हूं, जिसकी यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो, क्या आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? फोर्स का है तो mlt माइनस एनर्जी होता तो ml2t-2 होता। हाँ सर ठीक है। अब सुनो, मतलब टू द पॉइंट बात करूंगा, एकदम सीधी बात, नो बकवास। ये बताओ कि न्यूटन क्या है? गुरुजी न्यूटन हमारा दुश्मन है। मैं कह रहा हूं भाई, वो दुश्मनी बाद में निभा लेना। न्यूटन क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स है। यस सर, ये पेपर में दिया होगा SI यूनिट ऑफ फोर्स, आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना। डायन क्या है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब आप कहां से कहां जा रहे हो,
ये आपको भी पता होना चाहिए कि आप एसआई से सीजीएस में जा रहे हो कि एसआई से आप मान लो एफपीएस में जा रहे हो, है ना, मतलब समझ में, या किसी और नए यूनिट में जा रहे हो, नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हो, तो ये आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड एसआई है, राइट हैंड साइड सीजीएस है। मैंने इसको अभी के लिए फॉर द टाइमिंग इसको सिस्टम 1 मान लिया, सिस्टम 1 मान लिया, और इसको मैंने मान लिया सिस्टम 2। मतलब आप ये हमेशा कर सकते हो कि लेफ्ट वाले को सिस्टम 1 मान लो, राइट वाले को सिस्टम 2 मान लो। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ट्रिक शुरू हो चुकी है, वैसे ट्रिक यहीं से शुरू हो गई थी। अब आपको लिखना है, अच्छा आपको पता है ना कि भले ही यूनिट चेंज हो जाए लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगा। अरे ये भी फोर्स है, डायन भी फोर्स है ना भाई, डायमेंशन थोड़ी चेंज होगा। तो आपने बोल दिया n1, ये ट्रिक है, n1u1 बराबर n2 u2। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, तो आपने लिख दी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू u1 बराबर, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है नहीं पता, इसको n2 ही लिखे रहने दिया, और इंटू आपने लिख लिया u2। अब सुनो, अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिख लो, अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिख लो। कितना है डायमेंशनल फॉर्मूला, 1 इंटू एम एल टी माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। यहां भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। सुनना, मेरी बात सुन लो पहले, मेरे मुन्ना बात तो सुनना, मेरे मुन्ना बात सुनना, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो बस। अब आपको एक काम करना है, इससे पहले कि आप इसको पूरे को इससे काट दो, आपको एक काम करना है। आपने क्या किया, n1u1 बराबर n2, ये हमेशा काम आएगा, ये हमेशा, ये ट्रिक हमेशा काम आएगी। यही यहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी 1, सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम में यानी सिस्टम 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, 1 पुट, ये निकालनी है तो n2 निकालना है। u1 u2 की जगह जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज हो रहा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। और क्या करो, यहां पे लेफ्ट वाला सिस्टम है ना, सब्सक्रिप्ट में नीचे यहां पे 1 लिख लो, ये पावर नहीं, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सिस्टम है, सिस्टम 1 है। और राइट साइड वाले में सब्सक्रिप्ट में 2 लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि सिस्टम 2। यहां तक देख लो, टकाटक क्लियर है। आपके क्लास में भी बताया होगा, मैं बस आपको रिवाइज करवाने आया हूं, ठीक है। हाँ सर क्लियर हो गया, क्योंकि मैं खुद क्लास में यही चीज पढ़ाता हूं। सही यार, क्लास का कंटेंट आपको माइंड मैप में मिल रहा है, जीवन में और क्या चाहिए यार। देखो इसको फटाफट से, देखो इसको फटाफट से, यस और नो, यस सर, ठीक है। चले इसको, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला सिस्टम 1 है तो सब्सक्रिप्ट में 1 लिख लिया, ये पावर नहीं है, सब्सक्रिप्ट है, नीचे लिखा हुआ ताकि आपको इंफॉर्मेशन रहे। राइट वाला सिस्टम 2 तो सिस्टम 2 लिख लिया। सेम चीज मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, देखो 1 को इग्नोर कर सकता हूं मैं, जैसे आपकी क्रश ने आपको इग्नोर कर दिया, वैसे आपने इसका 1 का मल्टीप्लीकेशन इग्नोर कर दिया। क्या गुरुजी यार, जक मरे कर देते हो आप भी, है ना। m1 l1 t1 की पावर -2 बराबर n2, है ना, m2 l2 t2 की पावर -2, ये पावर नहीं है, फिर बता रहा हूं सब्सक्रिप्ट है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये सारी की सारी चीजें उधर से नीचे लेके आनी। m1 बाय m2 डॉट l1 बाय l2 डॉट t1 की पावर -2 बाय t2 की पावर -2 बराबर n2। बस हम बहुत करीब है बेटा आंसर। अच्छा नीचे तो लाना है, ले आएंगे, ले आएंगे, नीचे तो देखो, नीचे तो देखो, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, सिस्टम 1 कौन सा था, सिस्टम 1 था, पीछे देख लो अगर कोई दिक्कत है तो, सिस्टम 1 था एसआई, सिस्टम 2 था सीजीएस। तो अब सुनो बेटा, अब होने वाला है सवाल, अब ये गया बेटा, अब ये गया। m1 क्या है, यानी कि सिस्टम 1 में m1 क्या है, सिस्टम 1 में मास किस में मेजर होता था, एसआई में मास किस में, मास का रेफरेंस क्या है 1 kg, यस सर। और सिस्टम 2 यानी सीजीएस में मास का रेफरेंस क्या है 1 ग्राम, यस सर। L1 सिस्टम 1 यानी एसआई में लेंथ का रेफरेंस क्या है 1 मीटर, सिस्टम 2 यानी सीजीएस में लेंथ का रेफरेंस क्या है 1 सेंटीमीटर। और T1 और T2 दोनों ही, चाहे एसआई ले लो चाहे सीजीएस ले लो, टाइम तो सेकंड आएगा, तो 1 सेकंड 1 सेकंड, यस सर। तो ये हो गया, ये हो गया आपके पास, सुनो 1 किलोग्राम बाय 1 ग्राम इंटू 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, दोनों की पावर -2 है, कॉमन पावर -2 है, n2। ये शहीद हो गया 1 सेकेंड से 1 सेकेंड। हाँ सर, अरे हो गया सवाल, हो गया। सुनो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं ताकि शहीद हो जाए, किलोग्राम से ग्राम शहीद करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। जी गुरु जी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर इंटू, तो शहीद हो गया बराबर n2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम शहीद हो गया। देखो देखो वो आ गया, कितना आया, कितना आया 1000 इंटू 1000 इंटू 100, यानी 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गया, डन, आ गया भाई, आ गया। तो n2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 की पावर 5,
राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, सॉल्यूशन छोटा है। यहां से निंजा टेक्निक शुरू हुई और यहां पे जाके निंजा टेक्निक खत्म हो गई, n2 की वैल्यू 10 की पावर 5 आ गई। यानी हम समझ चुके हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। वाह यार गुरुजी, एक बार उसको दिखाता हूं मैं आपको, मतलब वापस से सॉल्यूशन दिखाता हूं। आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे, आपके जवाब का मैं प्रतीक्षा करूंगा, आपके जवाब की मैं प्रतीक्षा करूंगा, है ना। 1 जूल में कितने ERG होते हैं? हाउ मेनी ERGs? अब ये क्या है, जूल क्या है मैं आपको बता दूं। ये जूल क्या है, एनर्जी का यूनिट है SI यूनिट। डिराइव करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत एकदम जो है तेज दौड़ते हैं बच्चे, टीचर से भी तेज, वैल्यू रट लेते हैं। रटी हुई वैल्यू तो अब उसको भुला तो सकते नहीं, डिराइव करना, फील आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जी बॉस, और ERG क्या है, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। CGS यूनिट करोगे? हां सर करेंगे, मजेदार। सेम तरीका है, सेम तरीका। ये होमवर्क है आपका, है ना। मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके आंसर की, राह तकूंगा, कहीं मेरी आंखें बूढ़ी ना हो जाए आपके आंसर की प्रतीक्षा करते करते। चलो भाई, सर प्रतीक्षा तो हमारी कॉलोनी में रहती है बेटा, अब क्या ही मैं बोलूं तेरे को। देख ले इसको फटाफट से, तूने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। N1 U1 बराबर N2 U2, दोनों तरफ डायमेंशन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट 1 लिख लो, राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट 2 लिख लो। बस ये पता होना चाहिए SI में सिस्टम 1 में, CGS में सिस्टम 2 में मास का रेफरेंस क्या होता है, लेंथ का रेफरेंस क्या होता है, टाइम का रेफरेंस क्या होता है। हाँ सर ठीक है, अरे कुछ भी नहीं है, गणित है, बेसिक गणित है। हाँ सर, काटा पीटी मचा देना, आंसर ले आना। यस सर, ये सीखा हुआ है सर हमने, आपने आज फिर और सिखा दिया। बस इससे अच्छा क्या ही हो सकता है जीवन में। चलो बॉस, चलो मेरे साथ। हाँ सर पता है, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है, यही बोलोगे आप। चलो भाई आगे बढ़ो। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने किया उसकी कुछ लिमिटेशंस है, इस पे सवाल नहीं आते, पर एक बार पढ़ने में हर्ज क्या है। इट कैन ओनली बी यूज्ड इफ द डिपेंडेंसीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन टाइप। कहा था मैंने, जब 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज पे निर्भरता हो, डिपेंडेंसी, और वो सब मल्टीप्लीकेशन वाली, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, पहला पॉइंट। इट वर्क्स अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। डिपेंडेंसी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर हुई तो डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम हैंग हो जाएगा। यानी ये सिस्टम, मतलब ये जो तरीका है डिराइव करने का, रिलेशंस डिराइव करने का, वो काम नहीं करेगा। कैंट बी यूज्ड इफ फॉर्मूला कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। नहीं काम करेगा अगर फॉर्मूले के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोने, ई की पावर में कुछ आ रहा है ना, तब नहीं काम करेगा, जो डेरिवेशन अपन करते ना। हाँ, इट कैन बी यूज्ड इफ डिपेंडेंसी इज ऑन 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस। जैसे अभी हमने बोला था कि यार पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन अलग अलग थे। मान लो डिपेंडेंसी ऐसी 2 क्वांटिटीज पर है जिनके डायमेंशन सेम है, फिर से सिस्टम हैंग हो जाएगा, फिर से काम नहीं करेगा। दिस मेथड कैंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। कौन से डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, कहां गया ये बताया था। जैसे ये 2 पाई जो है, एक तो एक नंबर है, ये कांस्टेंट है लेकिन ये डायमेंशनलेस है, तो इसके बारे में नहीं बता पा रहा, वो हमें एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना। चले आगे, बिल्कुल सर चलते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, डायमेंशनलेस अलग होता है, एक होता है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, ये बच्चे डायमेंशनल सुनते ही डायमेंशनलेस, नहीं भाई, डायमेंशनल है ये। द कॉन्स्टेंट्स या द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड, एग्जांपल भी दूंगा, विच हैज फिक्स्ड वैल्यू एंड हैज डायमेंशंस इज नोन एज। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स है, आप और मैं चेंज नहीं कर सकते, और उसके पास डायमेंशन भी, एंड हैज डायमेंशंस, इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज, या हाँ इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे कर लेता हूं सिंगुलर में। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स है और जिसके पास डायमेंशन है, एंड हैज डायमेंशंस, इज नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल की भरमार, एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यार ये सिंबल पता होने, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया।
है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसे मैं लिख देता हूं क्योंकि के तो बेवफा है, के तो किसी का भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सब किसके एग्जांपल है मुन्ना? ये सब किसके एग्जांपल है? ये वैल्यू फिक्स रहती है और इनके पास डायमेंशन भी है, डायमेंशनल कांस्टेंट। चलो आगे चलते हैं, एरर्स देखते हैं। एरर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। एरर का मतलब है कि भाई जो ट्रू वैल्यू है, जो सत्य वैल्यू है किसी भी चीज की, चाहे मास की, चाहे लेंथ की, चाहे करंट की, वॉल्यूम डेंसिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो सही वैल्यू है और जो आपने मेजर करी है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही एरर कहलाता है। एरर आता ही आता है, एरर आता ही आता है, भले छोटे से छोटा है लेकिन एरर आता ही है। दो प्रकार के एरर, हां सर पता है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सुनो, सिस्टमेटिक एरर तीन प्रकार के, एक्सपेरिमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ह्यूमन एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप से गलती हो गई, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, एक्सपेरिमेंट करते दौरान कोई मिस्टेक हो गई, एक्सपेरिमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, वोल्ट मीटर, एमीटर यूज कर रहे हो, स्केल यूज कर रहे हो, वो खराब है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट में एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ह्यूमन एरर, इंसान की वजह से देख नहीं रहा है ठीक से, ऐसे दूर से ही रीडिंग, अच्छा 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 ठीक है, कैजुअल अप्रोच है, इंसान की वजह से जो गलती है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ह्यूमन एरर। तो ये सभी सिस्टमेटिक एरर है। अब आप देखो कि ये वो एरर है जिसके पीछे का रीजन हमें पता है कि भाई ह्यूमन एरर है या इंस्ट्रूमेंटल एरर है या एक्सपेरिमेंटल एरर है, लेकिन एक एरर ऐसा भी रैंडम एरर जिसके पीछे की वजह पता ही नहीं, रीजन मालूम ही नहीं, तो उसको हमने बोल दिया रैंडम एरर। इसको तो आप फिर भी, क्योंकि आपको इसके पीछे की वजह पता है, तो आप इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लोगे, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते रैंडम एरर को। इस पे नीट 2000, रीजन जिसका अननोन, नीट 2023 में सवाल आया था बेटा, मतलब 24 से पिछले वाला जो पेपर था 23, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि भाई ऐसा एरर जिसके पीछे का रीजन ही नहीं पता, मालूम ही नहीं क्या, क्यों, कैसे, कौन सा एरर? रैंडम एरर। ठीक है, एरर्स, ठीक है सर, देख लिया? हाँ सर देख लिया। अच्छा, एरर्स पे चलने से पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, और इस सभी सिग्निफिकेंट के रूल तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़े और फिजिक्स में क्लास में यूनिट मेजरमेंट में पढ़े, अब आप रिवाइज करवा ही रहे हो, फटाफट से देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ऐसा घाटा नहीं हो जाएगा अगर आपको ये नहीं पता, पर पता होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में भी काम आता है। अब एक ही चीज केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों जगह काम आ रही है, तो देख लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे 1994, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आ रहा, सबके सब सिग्निफिकेंट है। 1994, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यस सर। रूल 2, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो घुस जाएंगे तो भी सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 10806, अब देखो ये जीरो इन दो के बीच में घुसा हुआ है, शैतान, ये जीरो इन दो नॉन जीरो के बीच में घुसा हुआ है, तो अब क्या करें, इसको भी सिग्निफिकेंट मानना ही पड़ेगा, इन दोनों जीरोस को, है ना, सैंडविच हो रहा है ना, तो नॉन जीरो के बीच में सर, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बराबर है। रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब एंड वाले, एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल प्लेस आर नॉन सिग्निफिकेंट। जब डेसिमल प्लेस नहीं है तो लास्ट के जो भी जीरो होंगे, लास्ट के जितने भी जीरो होंगे, जैसे 1 2 3 0 0, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो लास्ट के 2 जीरो मुझे दिख गए, बेकार, कोई मतलब नहीं, बेकार, इनको सिग्निफिकेंट मानूंगा ही नहीं, सिर्फ इसको 1 2 3, ये बेकार है, एंडिंग वाले है ना, डेसिमल नहीं है ना, हाँ सर। तो लास्ट के जितने भी 3 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, जैसे मैं बोलूं 1 2 3 0, इसमें भी कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए लास्ट के जीरो सर। और मान लो ऐसे 1 2 3 0 0 0, इसमें कितने, वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आ रही बात? हाँ सर। रूल नंबर 4, ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल प्लेस लग गया उसके बाद अगर जीरो आ रहे ना बेटा तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 1 डेसिमल प्लेस के बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, जैसे ये भी डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये रिवाइज किया हमने 4 रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के, इसको देख लो, पीछे भी है कुछ रूल्स, ठीक है। चलो बॉस, डन हो गया सर, आगे चलते हैं। रूल नंबर 5, इफ द नंबर इज लेस देन 1 से छोटा है, यानी 0 पॉइंट समथिंग का है ना, 1 से छोटा है, देन जीरोस लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज इनसिग्निफिकेंट। कवि क्या कहना चाहते हैं, भावार्थ क्या है डैडी?
समझना, भावार्थ ये कवि ये कहना चाह रहे हैं कि यार जैसे जो नंबर 1 से छोटा है तो 0 से ही शुरू होगा, 0. जैसे 0.025 है, तो ये कह रहा है कि ये वाला तो इनसिग्निफिकेंट होगा ही होगा, मतलब ये जो है ना, ये जो नंबर शुरुआत हो रही है इसकी 0, ये तो इनसिग्निफिकेंट है ही। डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी 2, इसके डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जो भी जीरो होंगे वो बेकार हो गए। जैसे डेसिमल के बाद का जीरो, नॉन जीरो डिजिट के पहले का ये भी बेकार हो गया। तो कितना आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब ये नंबर 1 से छोटा है, ये तो हटा ही दो, 0.000 पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, तो डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो 3 जीरो बेकार है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 1 2 3 और 4, बस ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। हाँ सर, समझ गए सर, को नहु दिक्कत नहीं, रूल 5 भी एकदम टकाटक हमको क्लियर है। रूल नंबर 6, एक्सपोनेंशियल पावर डज नॉट इफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये एक्सपोनेंशियल पावर है ना, 10 की पावर 3 या जो भी हो, व्हाटएवर, ये दिख रहा है ना, विजिबल है। हाँ सर, 6.25 लिखा है वो, ये डेसिमल है बॉस, है ना, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। 6.25 इंटू 10 की पावर 3, भाड़ में गया एक्सपोनेंशियल पावर। इसमें कितने, कुछ नहीं, ये अरे नॉन जीरो डिजिट तो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। 6.25, 1 2 3, यस सर, तो 3 हो गए। हाँ, ये एक्सपोनेंशियल पावर से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ सर, रूल नंबर 7 फॉर फिक्स नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक सेकेंड, हाँ, फॉर फिक्स नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट। जैसे मान लो मैं बोल दूं 5 बॉल्स, ऐसे बोल दूं, तो यार इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना बेटा, वो इनफाइनाइट होगा। मैं बोल दूं 2 बुक्स, ऐसी चीजों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो जाता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। ये हो गया। राउंडिंग ऑफ के रूल देख लेते, बहुत आसान है, तो सर बचपन से ही आता है। जिस डिजिट को उड़ाना है, रूल 1, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, जिस डिजिट को उड़ाना है वो 5 से बड़ी है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। मान लो ये 6.85 है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस है, मुझे इसको 1 डेसिमल प्लेस करना है, यानी कि मुझे 6.8 तक ही रखना है, ये वाला उड़ाना है, ये वाला उड़ाना है, ठीक है। तो अगर एक सेकंड, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, तो यार यहां पे इसको 5 से बड़ा ले लेते, इसको 6 कर लेते, लेट सपोज, हाँ है ना, ठीक कर लेते इसको। हाँ, अब सही, 6.86 हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 6.86। इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, मतलब इस 6 को उड़ाना है। अब जो 6 है वो तो 5 से ज्यादा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब पिछले वाले डिजिट को एक नंबर बढ़ा देंगे, यानी 8 + 1 9, तो हो गया 6.9। हाँ सर, ये तो मतलब हमने बचपन में भी स्कूल में सीखा हुआ है ना। हाँ सर, अगला, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज। जैसे आपको इसको 2 डेसिमल प्लेस है ना, अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है, यानी 4 को उड़ाना है, इसको राउंड ऑफ करना मुझे, तो ये जो 4 है, जिस डिजिट को उड़ाना है, राउंड ऑफ करना है, वो 5 से छोटा है। किससे छोटा है, लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट यानी इससे पीछे वाली डिजिट अनचेंज रहेगी। ये जो 4 है इसको उड़ाना है, मैंने कहा, तो इससे पिछले वाली डिजिट 4 जो है 5 से छोटा है, हाँ, तो ये अनचेंज रहेगी 3.9, ठीक है। अब 5 से बड़ा हो गया, 5 से छोटा हो गया, 5 हो तो वो भी सुनो, यही नहीं अभी और सुनिए, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, then preceding digit is increased by 1 if it is odd and it is left unchanged if it is even। सुनो, बहुत इजी है। मान लो मुझे इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस रखना है, 5 ये उड़ाना है, अब ना ये 5 से बड़ा है ना ये छोटा है, तो आप देखो कि इससे पीछे वाला नंबर, 5 से पीछे वाला नंबर, 5 को उड़ाना है, 5 से पीछे वाला नंबर ऑड है, ये सर 3, तो इसमें एक ऐड कर दो, ऑड है तो 3 + 1 4, 14.4 आ गया। अगर मुझे इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस रखना है, 5 को उड़ाना है, 5 को उड़ाना है, यस बॉस, तो इसके पीछे वाला नंबर देखो क्या है, 4, इवन है, तो एज इट इज रहेगा 14 हाँ सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, देख लो इसको, राउंडिंग ऑफ हो गई बॉस, डन, राउंडिंग ऑफ हो गई, डन। चले आगे, हाँ सर, आगे बढ़ो। अब देखो यार, एरर्स की बात चली है, तो यार मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद हमारे पास, जैसे जितनी बार कंडक्ट किया, ऐसे बोलते ना, जितने मुंह उतनी बातें, ऐसे बोलते ना, जितने लोग जितने मुंह उतनी बातें, वैसे जितने एक्सपेरिमेंट उतनी वैल्यूज। मान लो मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो मैं जितनी बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं, नई नई वैल्यूज आ रही है, क्योंकि चीजें चेंज हो जाती है ना, कैलकुलेशन वगैरह, है ना, मतलब एटमॉस्फेयर के वजह, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग वैल्यूज आती है। मान लो कभी आई 1.9 सेकंड, कभी आई 1.95 सेकंड, कभी आई 1.89 सेकंड, कभी आई 2.01 सेकंड, आसपास बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। तो बेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, उन सबका आप मीन ले लो, n टाइम्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसका एवरेज ले लिया, n से डिवाइड कर दिया, मीन, ये जो वैल्यू होगी ना, ए मीन, ये ट्रू वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के सबसे
करीब होगी। हाँ सर ठीक है। वैसे ही अब बात आई बांधी कमरिया पे साड़ी की आई अब एब्सोल्यूट एरर की बारी। अब सुनो, अब मेरे पास ट्रू वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ना ट्रू वैल्यू के सबसे पास वाली वैल्यू है जो कि है ए मीन। मैं एवरेज लेने पे भरोसा करूंगा, तो मैंने कहा कि डेल्टा A1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर वो हो गया आपका A1। A1 मतलब जो रीडिंग आई थी माइनस ए मीन। डेल्टा दूसरी बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर आ गया, डेल्टा A2 माइनस ए मीन। वैसे डेल्टा A3 माइनस ए मीन, डेल्टा AN माइनस ए मीन। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, अरे हो सकता है बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एरर भी बहुत सारे आ रहे, जैसे वैल्यूज बहुत सारी आ रही है वैसे एरर भी बहुत सारे। मैं सही एरर किसको मानूं? तो भाई आपने बोल दिया डेल्टा ए मीन, यानी एरर का भी आपने एवरेज ले लिया। जी हां, डेल्टा ए मतलब कि डेल्टा मतलब एरर, और मीन ले लिया एरर्स का भी। यहां पे आपने मॉड लिया है, मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN तक का सम, उसका आपने एवरेज ले लिया। तो ये एकदम सही एरर नहीं है, लेकिन एकदम सही एरर के पास वाली वैल्यू है, सही एरर के पास वाली वैल्यू है। बोलो ठीक है? हाँ सर। तो रिलेटिव एरर हम बोलेंगे डेल्टा ए मीन बाय ए मीन, परसेंटेज एरर हम बोलेंगे डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इंटू 100। बोलो ठीक है? हाँ सर। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली ये रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है बॉस, इसको देख लो। इसके बाद अपन प्रोपेगेशन ऑफ एरर देखते। क्या देखते बेटा? जी हाँ, प्रोपेगेशन ऑफ एरर देखते। देख लो इसको। ओके सर, चले आगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन का मतलब पता है? प्रोपेगेशन का मतलब होता है फैलना। जी हाँ, आप कोई भी दो या दो से अधिक क्वांटिटीज ले रहे हो, उनके साथ खेल कर रहे हो, ऐड कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, पावर लेके मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, एरर बढ़ेगा, एरर फैलेगा। समझ में आ पा रही बात? एरर को रोकना मतलब ये मान के चलो, एरर को आप हटा नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग योर, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे जैसे मान लो आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दी ना, तो आपका एरर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लो आपने जो इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना, मान लो आपने ऑब्जर्वेशंस का नंबर 10 गुना बढ़ा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो आपका एरर 10 टाइम्स कम हो जाएगा। इसको प्लीज याद रखना, ठीक है? चलो, तो प्रोपेगेशन, एडिशन में कैसे प्रोपेगेट होता है? मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है ए, एक क्वांटिटी है ए जिसमें एरर हो सकता है मान लो डेल्टा ए, और एक क्वांटिटी है बी, उसमें एरर हो सकता है डेल्टा बी। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है ना? तो उसको रिपोर्ट करने का तरीका है, देखो जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं ए मीन, तो इसको रिपोर्ट करने का तरीका क्या है? इसको रिपोर्ट करने का तरीका है ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। रिपोर्ट करने का मतलब लिखने का, राइट करने का। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एरर आ रहा है उसको लिखने का तरीका है ए मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर मीन। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर। तो वैसी कोई क्वांटिटी है ए, तो ए प्लस, उसको लिखने का तरीका है ए प्लस माइनस डेल्टा है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। तो अगर आप एडिशन कर रहे हो, मान लो सी बराबर ए प्लस बी है, तो अब आप ऐड कर रहे हो तो एरर बढ़ेगा। तो ए का, ए में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा है। बी में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा बी। एक मिनट, ए में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा है। बी में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा बी। तो सी में जब आप ए और बी को ऐड करो तो एब्सोल्यूट एरर सी में हो जाएगा, ए का एब्सोल्यूट एरर और बी का एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब आप एडिशन करते हो तो एडिशन करने में दोनों क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा। इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन में सी बराबर ए माइनस बी है, मान लो आप सब्ट्रैक्ट, तो बच्चों को क्या लगता है कि जो सी क्वांटिटी उसका एब्सोल्यूट एरर, ए का एब्सोल्यूट एरर माइनस बी का एब्सोल्यूट एरर, नहीं, ऐड होगा अभी भी, ए का एब्सोल्यूट एरर प्लस बी का एब्सोल्यूट एरर। चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एब्सोल्यूट एरर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के ऐड हो जाएंगे। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में सी बराबर ए इंटू बी, तो डेल्टा सी बाय सी, यानी हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एरर इन सी, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। यहां पे फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हिसाब किताब एक जैसा है। डिवीजन हो गया सी बराबर ए बाय बी, यस बॉस। तो फ्रैक्शनल एरर इन सी इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। दोनों ही क्वांटिटी मतलब दोनों ही ऑपरेशंस में ये होगा फ्रैक्शनल। आप चाहो तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज एरर ऑफ सी इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर, ये इस पे इतने सवाल पूछता है बॉस, और इतने इजी इजी सवाल पूछता है, मतलब आप देखोगे ना भाई पीवाईक्यू भरे पड़े, पीवाईक्यू इससे भरे पड़े पीवाईक्यू। समझ में आ रही बात?
x बराबर a की पावर p b की पावर q बाय c की पावर r। आपको टेंशन नहीं लेनी कि पावर प्लस है कि माइनस है, आपको सिर्फ पावर का मैग्नीट्यूड देखना है, आपको सिर्फ पावर का मैग्नीट्यूड देखना है। डेल्टा x बाई एक्स बराबर p की, p है ना पावर a की, तो p टाइम्स डेल्टा a बाई फ्रैक्शनल एरर इन a। b की पावर का मैग्नीट्यूड क्या है, q, तो q इंटू फ्रैक्शनल एरर इन b। c की पावर क्या है सर, वैसे c की पावर तो माइनस r है, मैंने कहा मैग्नीट्यूड देखना है r, तो c की पावर है r ना, मैग्नीट्यूड क्या है r इंटू डेल्टा c बाय c। यहां पे पावर का मैग्नीट्यूड देखना है, और जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी ना उसको सबसे ज्यादा अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए। पेपर में पूछता है कि मान लो कि a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 5, तो कौन सी क्वांटिटी सबसे ज्यादा एरर में कंट्रीब्यूट करेगी, जिसकी पावर सबसे ज्यादा, जिसकी पावर का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी एरर बढ़ाने में। तो पेपर में इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो पावर का मैग्नीट्यूड देखना बस है ना, प्लस माइनस नहीं देखना। ये देख लो पावर में प्रोपेगेशन ऑफ एरर देख लिया, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक जैसा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में एक जैसा, पावर का अलग हिसाब किताब मैंने आपको बतला दिया, ठीक है। चले आगे, चलो बॉस आगे चलते हैं। यार ये याद रखना, लीस्ट काउंट पता होगा वैसे। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट सबसे कम वैल्यू कितनी मेजर कर रहा है, सबसे कम वैल्यू कितनी मेजर कर रहा है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है। फॉर एग्जाम्पल मीटर स्केल, अरे मीटर स्केल जो स्केल होता है ना 1 मीटर का, वो मिनिमम 1 मिलीमीटर नाप सकता है, इससे छोटी लेंथ नहीं नाप सकता। इससे छोटी लेंथ के लिए आपको वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज यूज करना पड़ेगा। क्या है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, आगे आ रहा है मालिक, ठीक है ना। तो वर्नियर स्केल का, अब देखो मीटर स्केल सबसे छोटी वैल्यू 1 mm मेजर कर सकता है, इससे छोटी वैल्यूज भी मेजर करनी है हमको, बिल्कुल करनी है। अरे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे आप थोड़ा बहुत मैग्नीफाई कर सकते हो, सेल्स तो नहीं देख सकते, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज हुआ है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं टेलीस्कोप को, टेलीस्कोप बोल रहा है सॉरी। मैग्नीफाइंग ग्लास होता ना सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ सर, उससे आप सेल्स वगैरह तो नहीं देख सकते ना, ह्यूमन एनिमल सेल, प्लांट सेल नहीं, तो उसके लिए फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज हुआ। समझो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती जा रही है दुनिया, कोई मशीन आई है ना आज, अब भाई 2-3 साल बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा, जो फीचर्स आज नहीं वो 2-3 साल बाद आ जाएंगे। वैसे इससे छोटी वैल्यू और आपको मेजर करवानी है भाई, बहुत महीन सी कोई चीज, बहुत बारीक सी कोई चीज मेजर करनी है। वर्नियर स्केल मिनिमम लेंथ जो मेजर कर सकता है वो 0.1 mm, इससे भी छोटा और कुछ मेजर करना है, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज 0.01 mm कम से कम मिनिमम लेंथ है जो मेजर कर सकता है। तो पता होनी चाहिए लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लीस्ट काउंट पता होनी चाहिए। चलो अब अपन चलते हैं आगे, और यहां पे अपन बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है, ये फिगर बढ़िया से दिख रहा है, अरे सर एकदम टकाटक, यहां पे हमको एक डायग्राम में फिगर दिखाई दे रहा है, ये इनसाइड के जॉज है, आउटसाइड जॉज है, ये ऊपर हो गया सर, ऊपर हो गया मेन स्केल, ये ऊपर हो गया मेन स्केल, नीचे हो गया सर वर्नियर स्केल। ये फिक्स रहता है, ये वाला जॉ फिक्स रहता है, जॉ मतलब जबड़ा होता है ना, जबड़ा, हमारे भी तो जबड़े होते हैं, इसका जबड़ा हो गया जॉ, ये फिक्स है, ये मूव हो सकता है। तो वर्नियर स्केल कैन बी मूव, ऊपर वाला मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल। इसको थोड़ा जूम इन किया, ऊपर मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल, ये सर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना, मैं आपको बता दूं कि ये 2 बार नीट के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। जी हाँ, एक बार मैं आपको देख के बताता हूं, एक बार तो स्वयं 2024 में इसके लीस्ट काउंट पे सवाल आया था, जी हाँ, और एक बार आई थिंक 2019 में सवाल आया था, 2019 में सवाल आया था, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, इसके लीस्ट काउंट पे सवाल आ रखा है नीट में 2019, और ताजा ताजा गर्मा गरम, गरम है 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, 24 में सवाल आया, और एक ही चीज पे घिसा पिटा सवाल आज तक पूछा है। तो नीट में सिर्फ 2 बार सवाल पूछा है, वो भी लीस्ट काउंट पे, इसकी रीडिंग पे आज तक सवाल नहीं पूछा। एक सेकेंड, लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लेना पीवाईक्यू करके, क्लास में भी करवाया होगा, इफ ए मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी मतलब गुरुजी थाला फॉर अ रीजन, बोले जो कोयल बागो, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, नहीं भाई मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। नहीं यहां पे आप थाला फॉर अ रीजन कमेंट करने लगो। ए मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद बी वीएसडी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजंस, यानी ए एमएसडी इक्वल्स टू बी वीएसडी। तो ऐसे पेपर में बोलता है कि इतने मेन स्केल डिवीजन इतनी वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट बताओ। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बॉस, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एमएसडी माइनस वीएसडी, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एमएसडी लिखे रहने दिया, वीएसडी क्या हो गया, ए एमएसडी बराबर बी वीएसडी, तो बी नीचे आ गया, तो ये हो गया 1 वीएसडी कितना हो गया, ए एमएसडी बाय बी,
MSD कॉमन निकालिए 1 माइनस ए बाई बी। तो यहां से आप ऐसे इस तरीके से लीस्ट काउंट के सवाल लगा सकते हैं। 2 बार पूछे गए हैं, 2019 और 24, एकदम ताजा ताजा सवाल है। रीडिंग पे कभी सवाल नहीं आया, पर पता होनी चाहिए। रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। अब सर कोइंसाइडिंग वाला देखो, मैं आपको बताता हूं। ये यहां पे 0 से हो रही है शुरुआत। यस सर, क्या फर्स्ट इसका कोइंसाइड कर रहा है? नहीं। 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 10th, देखो 10th इसका कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो 10 10वीं डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही, तो यहां पे वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल आ जाएगा 10, है ना। तो ये फॉर्मूला आप देख लो। हालांकि इस पे आज तक सवाल पूछा नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए। नीट के सन की बुड्ढे का कोई भरोसा नहीं है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, तो यार बेटा ये देख लो आप एक बार, इसको याद रखना, ठीक है। ये 0 एरर है। अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल के 0 दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 0 एरर है ही नहीं। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से आगे है तो हम बोलेंगे वर्नियर स्केल विद पॉजिटिव 0 एरर। यहां पे 0 एरर कैसा है? पॉजिटिव है। हालांकि इसमें 0 एरर पे भी कभी वर्नियर कैलिपर में कोई सवाल नहीं पूछा गया, पर पता होना चाहिए। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे तो हम बोलेंगे कि एरर कैसा है? नेगेटिव है। आपको बस एक चीज याद रखनी है बेटा, क्या कि फाइनल रीडिंग जो होगी ना, वो होगी जो रीडिंग आपने निकाली है -0 एरर। आपको 0 एरर भी देखना पड़ेगा, तो -0 एरर। बस आपको याद रखना है कि चाहे पॉजिटिव हो 0 एरर या नेगेटिव हो, पुट 0 एरर विद साइन। एक चीज याद रखना, पुट 0, इसका ध्यान रखना। चाहे आप वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हो, वर्नियर कैलिपर के सवाल कर रहे हो, या आप स्क्रू गॉज के कर रहे हो, स्क्रू गेज, पुट 0 एरर विद साइन। आपको इसको साइन के साथ पुट करना है। फॉर्मूला यही है, सुनना मेरी बात। फॉर्मूला ही -0 एरर। अगर पॉजिटिव 0 एरर हुआ तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू डलेगी, माइनस इंटू प्लस माइनस। अगर नेगेटिव 0 एरर हुआ तो नेगेटिव वैल्यू डलेगी, माइनस माइनस प्लस। तो प्लीज मैंने यहां पे लिख दिया पुट 0 एरर विद साइन। देख, हो सकता है पेपर में सिर्फ आपको ऐसा फोटो दे दे, बोले बस इतना बता दो कि 0 एरर है कि नहीं है, और अगर है तो कैसा है? पॉजिटिव 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर है ना। तो पता होना चाहिए कौन सा पॉजिटिव 0 एरर है, कौन सा नेगेटिव 0 एरर है, ठीक है। आगे चलते स्क्रू गेज पढ़ते। हाँ सर, ये स्क्रू गेज और भी मतलब एक लेवल सुपर से भी ऊपर, एक लेवल आगे निकल गया। ये और भी महीन चीजें, और भी छोटी छोटी मेजरमेंट्स ले सकता है। पेज फॉर ऑब्जेक्ट, हाँ सर पता है, ये थिम्बल है ना, ये थिम्बल है, इसको घुमा देते हैं, सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये स्पिंडल है, इसको घुमाते हैं तो ये तो फिक्स है, ये आगे बढ़ता है। यहां पे बीच में आप कोई चीज रख के उसकी मेजरमेंट ले सकते हो। स्फीयरोमीटर भी कभी कभी बोल देते हैं, स्फीयर रख दिया, उसका डायमीटर आप नाप सकते हो। कुछ चीजें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन। पिच क्या होता है बेटा, कि आपने एक रोटेशन कर दिया, इसको पूरा एक चक्कर घुमा दिया, तो मेन स्केल ये कितना आगे बढ़ गया, उसको हम पिच बोलते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, बहुत ही बदतमीज बेशरम एकदम फॉर्मूला ही पूछ लेगा। लीस्ट काउंट पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। जी हाँ, 3 में से 2 वैल्यू दे दी, 2 वैल्यू दे दी, 1 वैल्यू पूछ ली, तो लीस्ट काउंट हो गया पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन है। रीडिंग MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये मैं कह रहा हूं सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। ये देख लो स्क्रू गेज के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। और 0 एरर, यहां पे भी वही हिसाब किताब है। फाइनल रीडिंग इक्वल्स टू रीडिंग माइनस 0 एरर। यहां पे भी आप 0 एरर को साइन के साथ रखोगे। पॉजिटिव 0 एरर है तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव 0 एरर है तो नेगेटिव रखोगे। मतलब यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं एप्लीकेबल फॉर बोथ, एप्लीकेबल फॉर बोथ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। यहां पे लिख दिया वर्नियर कैलिपर मतलब VC, स्क्रू गेज मतलब SG। क्या कि भाई 0 एरर को आप साइन के साथ रखोगे, है ना, ठीक है। इसमें 2-3 बार सवाल पूछ चुका है, शायद 19 में, फिर 20 में। मैं आपको देख के बता देता हूं एक बार, क्यों इधर उधर का कोई साल बोलूं। कौन सा बोला मैंने? स्क्रू गेज ना। 21 में भी आया है, 20 में भी आया है, 18 में भी आया है। तो 18 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा। लिख देता हूं 18, 20, 21। 2018 में पूछा, 2020 में पूछा, और बॉस पूछा 2021 में भी। और वर्नियर कैलिपर में लिख दिया मैंने 19 और 24, ठीक है। वर्नियर कैलिपर पे सिर्फ लीस्ट काउंट पे सवाल है, इसमें रीडिंग पे भी सवाल पूछ चुका है।
जीरो एरर भी दे दिया था एक बार उसने। अब देखो, यानी मेन स्केल रेफरेंस लाइन है, मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से ऊपर है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द मेन स्केल, तो हम यहां पे बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, है ना। ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर। का मतलब ही नहीं कि एरर जीरो हो गया, इसका नाम है एरर का। कई बच्चे बहुत ही ज्यादा महान होते हैं, क्या बोलते, जीरो एरर मतलब एरर जीरो है। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर। और ये कितना हो गया, लाइन खींच देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेन स्केल के नीचे है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, है ना, पता होना चाहिए, पॉजिटिव जीरो एरर। ओके बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। समझ में आ गई हमको बात, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं। ये पता, फोटो दे देगा, बदतमीज फोटो दे देता है। ये फोटो दे दिया कि नेगेटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, पता होना चाहिए। अच्छा, जीरो एरर कब नहीं होगा, जब मेन स्केल की रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो मेल खा जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव कब हो रहा है, जब सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है तो नेगेटिव हो रहा है, जब सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है तो पॉजिटिव हो रहा है। फाइनल रीडिंग होगी रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को साइन के साथ रखेंगे, जी हां। तो इसी के साथ आज की सभा भी होती है समाप्त। और आशा करता हूं बेटा कि आप आज के माइंड मैप से काफी यूजफुल चीजें निकाल लेंगे, नोट्स वोट्स में लिख लेंगे। आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या आप चाहे तो इनको प्रिंट आउट करवा लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अगले माइंड मैप में, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मुझे पता है कि बच्चों को मोशन स्ट्रेट लाइन का बहुत ज्यादा इंतजार है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।